स्पेसएक्स को पिछले कुछ सालों में बहुत शाबाशियां मिली है, कम से कम लागतों में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। पर देखा जाए तो इसमें सिर्फ स्पेसएक्स ही नहीं, इसरो भी शामिल है। इसरो भी अपने स्पेस मिशन की लागतों को काफी कम कर चुका है, जिसमें ऑर्बिटल मिशन, लूनार मिशन और मार्टियन मिशन जैसे शामिल है। तो देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लेकिन इसरो की जड़ें काफी दशकों से चली आ रही है। सबसे पहले भारतीय भौतिक वैज्ञानिक एस.के. मित्रा 1920 के दशक में आयोनोस्फीयर साउंड के रिलेटेड प्रोग्राम के लिए जाने जाते थे। आयोनोस्फीयर एक आयन मंडल साउंड कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसका उपयोग दिए गए क्षेत्र में सबसे सटीक रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान करने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट इस जानकारी का उपयोग ऊपरी वायुमंडल और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण को अच्छे से समझने के लिए करते हैं। एस.के. मित्रा, सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा, जिन्होंने 1920 से लेकर 1930 तक अंतरिक्ष संबंधित कई प्रयोग पूरे किए, लेकिन पहली बड़ी सफलता 1940 तक नहीं मिली, जब तक भौतिक वैज्ञानिक लैबोरेटरी और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना नहीं की गई। इन दोनों संस्था की स्थापना विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने की थी। 1962 में विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्पेस रिसर्च के लिए नेशनल कमेटी की स्थापना के लिए राजी किया, और इसके तुरंत बाद भारत ने साउंडिंग रॉकेट के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जो 1969 में इसरो बनने का कारण बना। तब से इसरो ने 5 अलग अलग लॉन्च व्हीकल बनाए, जिसमें से पहला सैटेलाइट लॉन्च एसएलवी था। एसएलवी केवल 40 किलो पेलोड क्षमता वाला एक छोटा सा रॉकेट था। छोटा सा और साधारण रॉकेट के बावजूद इसरो को इसे बनाने में 7 साल लग गए थे, जो दुर्भाग्य से 1979 में पहले लॉन्च में फेल हो गया। लॉन्च के 317 सेकंड बाद रॉकेट ब्लास्ट होकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इसरो ने 1980 में 1 साल बाद एसएलवी को एक बार फिर लॉन्च के लिए तैयार किया, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसने रोहिणी RS-1 उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया, जिससे भारत ऑर्बिट में पहुंचने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। एसएलवी का 2 और बार उपयोग किया गया। तीसरा लॉन्च सफल रहा, लेकिन उपग्रह को बहुत कम ऑर्बिट में लॉन्च किया, जिससे लॉन्च के 9 दिन बाद उपग्रह ऑर्बिट से बाहर हो गया। चौथा रॉकेट लॉन्च 1983 में किया, जो मिशन इसरो की पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कराने में सफल रहा। एसएलवी की सफलता के बाद इसरो एसएलवी का एक अपडेटेड रॉकेट बनाने में लग गया, जिसे एएसएलवी कहा गया। एएसएलवी 5 स्टेज वाला एक ठोस ईंधन रॉकेट था, जिसका टारगेट पेलोड को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाना था, लेकिन यह रॉकेट दुर्भाग्य से फेल रहा। अब तक के एएसएलवी के इतिहास में 4 लॉन्च में से 3 फेल रहे हैं। पहला फेलियर 1987 में हुआ, जब रॉकेट की पहली स्टेज लॉन्च के बाद ईंधन जलने में फेल रहा। इसके 1 साल बाद इसरो ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार फिर से लॉन्चर बिखर गया। एएसएल का तीसरा लॉन्च 1992 में हुआ, जिसमें एक और निराशा हाथ लगी। एएसएल का चौथा और आखिरी लॉन्च 1994 में हुआ, और यह लॉन्च सक्सेसफुल रहा। लेकिन एएसएलवी के उतार चढ़ाव भरे इतिहास को देखते हुए इसरो ने इस रॉकेट को बंद कर दिया और पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। पीएसएलवी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पेलोड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह रॉकेट इसरो की क्षमता को साबित करेगा, लेकिन 1994 को पीएसएलवी की पहली उड़ान फेल रही। हालांकि बाद में पीएसएलवी ने 50 सक्सेसफुली लॉन्च पूरे किए। पीएसएलवी आज भी उपयोग किया जाता है, और इसने 36 अलग अलग देशों के 340 विदेशी सैटेलाइटों को अलग अलग ऑर्बिट में स्थापित किया है। पिछले वर्ष तक पीएसएलवी ने वास्तव में एक ही लॉन्च में सबसे अधिक संख्या में सैटेलाइटों को सूर्य के समकालीन ऑर्बिट में तैनात करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। एक अत्यंत अविश्वसनीय लॉन्च होने के अलावा पीएसएलवी बहुत कम लागत में बना हुआ था। हर एक लॉन्च में एस्टिमेटेड 18 से 28 मिलियन डॉलर के बीच पैसे खर्च होते हैं। पीएसएलवी पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में 38,000 किलोग्राम वजन पहुंचाने में सक्षम है, जो 6,569 प्रति किलोग्राम की है। नासा ने अपने अपकमिंग एसएलएस रॉकेट से ऑर्बिट में 70 मीट्रिक टन भेजने में सक्षम होने की उम्मीद की है, लेकिन इसमें प्रति लॉन्च कीमत $2 बिलियन से अधिक है। इसका मतलब है कि प्रति किलोग्राम कीमत $28,572 की है, जो पीएसएलवी की लागत से 4 गुना अधिक है। पीएसएलवी स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 जितना कॉस्ट इफिशिएंट तो नहीं है, जिसकी कीमत केवल 2,193 पर किलोग्राम की है, जो पीएसएलवी की लागत का केवल 1/3 जितना है। पीएसएलवी आज की तारीख में नासा से आने वाले विकल्पों की तुलना से अधिक बेहतर है, और पीएसएलवी को 1980-90 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसरो का अगला रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी है। यह मूल रूप से एसएलवी के तरह है। इसकी पेलोड क्षमता 5,000 किलोग्राम की है,
GSLV के अब तक 13 लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से 8 सफल रहे, 2 ठीक ठाक रहे और 3 पूरी तरह फेल रहे। GSLV का उपयोग आज भी बड़े पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है और यह हमें इसरो के अंतिम रॉकेट में लाता है जो GSLV Mark 3 है। इस रॉकेट को 2000 के दशक में बनाया था और यह इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो पृथ्वी की निचली कक्षा इंटरलोअर ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम भेजने में सक्षम है। PSLV के समान GSLV Mark 3 प्रति किलोग्राम की लागत में काफी कॉस्ट इफिशिएंट है। GSLV Mark 3 की कीमत $51 मिलियन प्रति लॉन्च है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत $5,100 प्रति किलोग्राम की है। GSLV Mark 3 के केवल 4 लॉन्च हुए हैं और सभी सफल रहे। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दिनों की तुलना से इसरो काफी आगे निकल चुका है। इसरो के इन बड़े रॉकेट के साथ पूरे किए गए मिशन को देखते हुए हमारे पास पहले से कुछ सैटेलाइट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। IRS सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट का एक ग्रुप शामिल है। यह इसरो को ताजे पानी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के फोटो और ऑब्जर्वेशन करने के लिए सक्षम है। इसरो के पास एक और अन्य सीरीज इनसैट है। यह सैटेलाइट ग्रुप जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थित है जो कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। इनसैट एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ी डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसरो के पास अपने गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और IRNSS के अंदर भी सैटेलाइट है। यह ग्रुप इसरो और भारत को नेविगेशन, कम्युनिकेशन, डिटेक्शन और कई अन्य फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसरो के सैटेलाइट बहुत बढ़िया है जो पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। चीन ने सफलतापूर्वक इंसान को स्पेस में भेजने के बाद भारत ने भी इंसान को चांद पर भेजने की कोशिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस मिशन में पहला कदम चांद पर जांच भेजना था। 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए PSLV के मॉडिफाइड रॉकेट का उपयोग किया और जांच चांद पर पानी के अस्तित्व को साबित करने वाली पहली जांच बन गई। चंद्रयान 1 के अनुसार चांद पर 600 अरब किलो से अधिक बर्फ है। इसरो ने कुछ समय के लिए एक और मिशन मून का प्रयास नहीं किया, लेकिन अगला प्रयास चंद्रयान 1 की तुलना में एक बड़ा कदम होगा। चंद्रयान 2 को भारत ने 2019 में GSLV Mark 3 का उपयोग करके लॉन्च किया और इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर जो सभी भारत ने ही बनाए थे। इस मिशन का टारगेट चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करके इसरो की क्षमता को साबित करना था। दुर्भाग्य से हालांकि एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण लैंडर सरफेस से टकराकर क्रैश हो गया और इसरो चंद्रयान 3 के साथ एक और बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने की योजना बना रहा है, जिसके 2023 में होने की उम्मीद है। पहले मंगल मिशन पर आगे बढ़ते हुए हमारे पास मंगलयान 1 है जो 2013 नवंबर में इसरो ने मंगलयान को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया और अंतरिक्षयान सक्सेसफुली सितंबर 2014 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया, जिसने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला पहला देश बना दिया। इससे भी अच्छी बात यह है कि इसरो ने इस मिशन को $74 मिलियन की कम लागत में पूरा किया। इसके कंपैरिजन में देखते हुए नासा द्वारा पूरे किए गए मार्टियन ऑर्बिटल मिशन में आमतौर पर $100 मिलियन खर्च होते हैं। नासा के मार्स ओडिसी मिशन की लागत 297 मिलियन और माविन मिशन की लागत 671 मिलियन और मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटल मिशन की लागत $720 मिलियन की रही है। मंगलयान 1 इन सब का लगभग 1/4 की लागत में बना हुआ था। स्पेस मिशन की लागतों को कम करने की बात आती है तो इसरो ने इसमें बड़े पैमाने पर प्रगति की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।